हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए एसएसटी की टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। ये हमारा टेस्ट नंबर 2 है और इसमें हम वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। देखिए, इससे पहले हमने जो फर्स्ट पार्ट देखा है उसमें सिंधु घाटी सभ्यता के क्वेश्चंस देखे थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप इस चैनल को विजिट करके देख सकते हैं और वो भी टेस्ट आपको ईमानदारी के साथ सॉल्व करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा जो यजुर्वेद है ये गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा वेद है जिसको 2 भागों में बांटा गया है? तो ये है यजुर्वेद। और ये 2 भाग कौन कौन से है? शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखने हैं। आगे चलते हैं। मैक्स मुलर के मतानुसार आर्य मूल निवासी थे। तो आर्य कहाँ के मूल निवासी थे? ये थे मध्य एशिया के। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। किन के अनुसार? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, मैक्स मुलर के अनुसार। ऋग्वेद कालीन आर्यों से संबंधित कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है? वह गांव में रहते थे, वह द्रुत क्रीड़ा नहीं जानते थे, उनमें बहुविवाह का प्रचलन था, सामाजिक जीवन की प्राथमिक इकाई परिवार था। तो आप बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए, यहाँ पर जो असत्य कथन है वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, वह द्रुत क्रीड़ा नहीं जानते थे। ये एक असत्य है। जो सत्य कथन है वो है फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। तो इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते फिर, ऋग्वैदिक समाज किस रूप में संगठित था? तो ये संगठित था जन के रूप में। निम्नलिखित में से किसका तर्क है कि आर्य मध्य एशिया से आए थे? तो देखिए, आगे भी हमने ये क्वेश्चंस देखा था और वहाँ पर मैक्स मुलर का नाम दे रखा था। तो आप इनका भी नाम ध्यान रखिएगा, बेडस्टीन। तो देखिए, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगर मैक्स मुलर ऑप्शन में नहीं हो तब आपको बेडस्टीन पर क्लिक करना है अपना आंसर। आगे देखते फिर, ऋग्वैदिक युग में निम्नलिखित में से कौन सा मनोरंजन का एक साधन नहीं था? द्रुत क्रम, रथ दौड़, नौका दौड़ या फिर संगीत? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, नौका दौड़। फिर आगे देखते हैं। यहाँ पर उत्तर वैदिक काल की बात कर रहे हैं कि उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? उन्हें संपत्ति का अधिकार नहीं था, उन्होंने उपनयन संस्कार का अधिकार खो दिया था, उन्हें शिक्षा प्राप्ति का अधिकार नहीं था, उन्हें राजनीति में भाग लेने का अधिकार नहीं था। तो यहाँ पर जो सही नहीं है वो कथन आपको बताना है। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, उन्हें शिक्षा प्राप्ति का अधिकार नहीं था। ये कथन सत्य नहीं है। बाकी जो ये फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन है ये करेक्ट है। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। आगे चलते फिर, गायत्री मंत्र का संबंध है किस वेद से? आप बताएं। तो देखिए, गायत्री मंत्र का संबंध है ऋग्वेद से। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। और ये गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? सावित्री को, सावित्री सूर्य। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। वैदिक युगीन इतिहास का प्रधान स्रोत है। तो देखिए, इसका प्रधान स्रोत है श्रुति संहिता। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ऋग्वैदिक सभ्यता का वह तत्व जिसकी उपनिषदों के ऋषियों ने आलोचना की थी वो कौन सा है? तो ये तत्व है यज्ञवाद। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। उत्तर वैदिक युग में जाति प्रथा का आधार हो गया था। तो देखिए, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा जाति प्रथा का आधार हो गया था उत्तर वैदिक काल में जन्म। और जो ऋग्वैदिक काल है उस समय जो जाति प्रथा का आधार था वो था कर्म। ये फैक्ट आपको ध्यान में होने चाहिए। आगे देखते हैं। छांदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद शाखा से है? तो इसका संबंध है ऑप्शन नंबर थर्ड, सामवेद से। कंठ उपनिषद निम्न में से किस एक से संबंधित है? तो देखिए, जो कंठ उपनिषद है ये संबंधित है यजुर्वेद से। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। छांदोग्य उपनिषद के बारे में आपको ध्यान रखना है, ये सामवेद से संबंधित है। और जो कंठ उपनिषद है ये यजुर्वेद से संबंधित है। आगे देखते हैं। ऋग्वेद का प्रसिद्ध पुरुष सूक्त सृष्टि का ब्रह्मा इस कारण प्रसिद्ध है कि इसमें वर्णन है। तो पुरुष सूक्त में किसका वर्णन है आप बताएं। तो देखिए, पुरुष सूक्त में वर्णन है ब्रह्मा के 4 अंगों से 4 वर्णों की उत्पत्ति का।
और जो ये पुरुष सूक्त है ये ऋग्वेद का कौन सा मंडल है, ये है 10वां मंडल, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। फिर आगे है प्राचीनतम उपनिषद कौन थे, यानी जो प्राचीनतम उपनिषद है वो कौन से आपको बताने यहाँ पर। तो प्राचीनतम उपनिषद है बृहदारण्यक और छांदोग्य, ये आपको ध्यान रखना है। जो बृहदारण्यक उपनिषद है ये किसका भाग है, ये भाग है यजुर्वेद का, ये आपको ध्यान रखना है। और छांदोग्य हमने आगे अभी देखा था, ये सामवेद का एक भाग है छांदोग्य उपनिषद। आगे देखते हैं, वैदिक राजाओं एवं राज्यों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। अजातशत्रु काशी, अश्वपति कैकय, जनक विदे और जन्मेजय मद्र। तो देखिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जन्मेजय मद्र। यहाँ पर वैदिक कालीन राजाओं की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। फिर आगे देखते हैं, वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कथनों के नीचे दिए गए कूटों से अपना उत्तर चुनिए। तो देखिए इंद्र के विषय में आपको बताना है कि ये किस प्रकार के देवता थे। झंझावात के देवता, नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, वर्षा के देवता थे, या फिर पापियों को दंड देने वाले देवता थे। तो देखिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये थे झंझावात के देवता और वर्षा के देवता, ए और सी। तो ए और सी ऑप्शन नंबर 3 में दे रखे हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट होगा। निम्न में से कौन वैदिक ग्रंथों का अंग नहीं है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, पुराण वैदिक ग्रंथों का अंग नहीं है। संहिता इसके अंग होते हैं, उपनिषद भी इसका अंग है, और जो आरण्यक है वो भी इसके अंग होते हैं वैदिक ग्रंथों के। आगे देखते हैं, ऋग्वैदिक कालीन 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया। तो देखिए ये लड़ा गया था जो परुष्णी नदी है उसके तट पर। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। और जो ये परुष्णी नदी है इसका वर्तमान में नाम क्या है, रावी। जो चिनाब नदी है इसका ऋग्वेद में नाम क्या था, अस्किनी। व्यास का क्या नाम था, विपाशा। और झेलम का विस्तता। तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए सारे। आगे देखते हैं, याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद मिलता है किस उपनिषद में, आप बताएं। तो देखिए इनका जो संवाद है ये हमें मिलता है बृहदारण्यक उपनिषद में। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये आपको कंटेस्टली ध्यान में होने चाहिए। आगे देखते फिर, निम्न में से किसने वैदिक ऋचाओं की रचना नहीं की थी। घोषा, स्वयंवरा, अपाला, विश्वस्वरा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, स्वयंवरा। निम्नलिखित में से किसने यह माना कि आर्यों का मूल निवास आर्कटिक प्रदेश था। आर्कटिक प्रदेश यानी उत्तरी ध्रुव। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, बीजी तिलक। ऋग्वैदिक भरतों का अधिवास था। तो देखिए इनका अधिवास था रावी घाटी में, ऑप्शन नंबर 3। आगे चलते हैं, वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की 2 पुत्रियां कहा गया है। तो देखिए सभा और समिति को यहाँ पर प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बात ऋग्वैदिक स्त्रियों के संदर्भ में सही नहीं है। वे सभा की कार्यवाही में भाग लेती थी, वे यज्ञों का अनुष्ठान करती थी, वे युद्धों में सक्रिय भाग लेती थी, रजस्वला होने से के पहले ही उनका विवाह हो जाता था। तो देखिए यहाँ पर जो सत्य नहीं है ऋग्वैदिक कालीन स्त्रियों के संदर्भ में वो होगा ऑप्शन नंबर 4। ऊपर के तीनों इनके बारे में सत्य हैं, तो ये आपको ध्यान में होने चाहिए। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसे सोम यज्ञ माना जाता है। तो देखिए सोम यज्ञ माना जाता है अग्निष्ठोम को। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित पाठों पर विचार कीजिए। शतपथ ब्राह्मण, बृहदारण्यक उपनिषद, आचारांग सूत्र, विनय पिटक। तो आप आपको यहाँ पर क्या बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा या फिर से वैदिक साहित्य से संबंधित नहीं है। तो आप बताइए यहाँ पर करेक्ट क्या होगा। तो देखिए वैदिक साहित्य से संबंधित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी और डी। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, सी और डी जो है वो वैदिक साहित्य से संबंधित नहीं है। आगे चलते हैं,
ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में सूक्त हैं, तो किन के सूक्त आप बताएं। तो ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त है इंद्र के। और देखिए इंद्र का कितने बार वर्णन मिलता है हमें, तो इंद्र का वर्णन मिलता है 250 बार, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। निम्नलिखित ब्राह्मण मूल ग्रंथों में से कौन सा एक ऋग्वेद से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऐत्रेय ब्राह्मण, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। और देखिए एक ब्राह्मण और था ऋग्वेद से ही संबंधित, एक तो ये है ऐत्रेय और एक और है कौशितकी, ये भी आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, उपनयन नामक संस्कार किस अवसर पर आयोजित होता था। तो ये आयोजित होता था शिक्षा के प्रारंभ पर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में है। तो इसके बारे में हमने आगे देख लिया है, यह है ऋग्वेद में। आगे देखते हैं, वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति की सर्वप्रथम व्याख्या किस धर्म ग्रंथ में मिलती है। तो इसके बारे में हमने आगे डिस्कस किया था, वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का के बारे में हमें वर्णन मिलता है ऋग्वेद में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में। आगे देखते हैं, आत्मा के आवागमन की परिकल्पना निम्नलिखित में से सर्वप्रथम कहाँ मिलती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऋग्वेद में। प्रारंभिक वैदिक काल की सबसे सामान्य शासन व्यवस्था क्या थी। तो देखिए जो सबसे सामान्य व्यवस्था थी प्रारंभिक वैदिक काल की वो थी गणतंत्र, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। सभा और समिति संस्थाएं थी, तो किन की संस्थाएं थी, ये थी आर्यों की। वैदिक धर्म आधारित हैं, तो ये किस पर आधारित है, ये आधारित है यज्ञ पर, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, भारत में ऋग्वैदिक आर्यों का निवास कहाँ था। तो भारत में इनका कहाँ पर निवास था बताएं। तो इनका निवास था सप्त सिंधु क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर फोर्थ। आगे देखते फिर, उपनिषदों में दर्शन शास्त्र के किस पक्ष पर सबसे अधिक जोर दिया गया है। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ज्ञान पर, ऑप्शन नंबर सेकंड। राजसूय से संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन है, तो किस में आप बताएं। तो ये है यजुर्वेद में, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, शुक्ल और कृष्ण के रूप में ज्ञात 2 संस्करण मिलते हैं। तो देखिए इसके बारे में मैंने आपको आगे बताया है, इसका सही आंसर होगा केवल यजुर्वेद में, ऑप्शन नंबर सेकंड। प्रारंभिक वैदिक कालीन आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ये काफी अधिक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ, पशुपालन। प्रारंभिक वैदिक कालीन आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो था पशुपालन। आगे देखते हैं, ऋग्वेद का एक संपूर्ण मंडल निम्नलिखित देवताओं में से किस एक को ही समर्पित सूक्तों का संग्रह है। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सोम। ये आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन वापस देखते हैं, ऋग्वेद का एक संपूर्ण मंडल निम्नलिखित देवताओं में से किस एक को ही समर्पित सूक्तों का संग्रह है। और ये मंडल कौन सा है, यह भी आप ध्यान रखिएगा, यह है ऋग्वेद का 9वां मंडल, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, स्मृतियों में वर्णित विवाह के किस प्रकार में वर द्वारा कन्या के पिता को एक गौ बिथून देना पड़ता था। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा आर्स, ऑप्शन नंबर थर्ड। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का संकेत सर्वप्रथम किस धर्म ग्रंथ से मिलता है। तो ये हमें मिलता है ऋग्वेद से। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है और इंपॉर्टेंट भी है, कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं पुरुष सूक्त के, तो आपको ध्यान में होना चाहिए। संस्कारों का वर्णन निम्नलिखित में से किस मूल पाठ में है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ग्राह्य सूत्र। ऋग्वेद में वर्णित धर्म का आधार था, तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा प्रकृति पूजा। प्राचीन साहित्य में वर्णित विवाहों के प्रकार हैं, तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा 8। सत्यमेव जयते उक्ति सर्वप्रथम कहां व्यक्त की गई। तो देखिए ये
उक्त की गई थी उपनिषद में, और उस उपनिषद का नाम क्या है? मुंडक उपनिषद। तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए। आगे देखते हैं, प्रसिद्ध सूक्ति तत्वमसि निम्नलिखित में से किस एक उपनिषद में मिलती है? तो ये मिलती है हमें छांदोग्य उपनिषद में। आगे देखते हैं, प्रसिद्ध 10 राज्य 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख है। तो देखिए इसका उल्लेख है ऋग्वेद में। ये काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस वैदिक सूक्त में 4 वर्णों के उद्गम का संदर्भ मिलता है? तो ये मिलता है हमें पुरुष सूक्त में। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, किस देवी देवता को गायत्री मंत्र समर्पित है? ये भी मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में बताया आगे। सावित्री, यहाँ पे सावित्री है, ये आप ध्यान रखिएगा। सावित्री यानी सूर्य, सूर्य को समर्पित है गायत्री मंत्र, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। आगे देखते हैं, निम्न में से किस ग्रंथ में कृष्ण के प्राचीनतम संदर्भ पाए गए हैं? तो देखिए कृष्ण भगवान के प्राचीनतम संदर्भ पाए गए हैं। देखिए जो भगवान कृष्ण है उनका संबंध किस वेद से है? तो श्याम वेद से है। और श्याम वेद के बारे में मैंने आपको 2-3 बार बता दिया है कि जो छांदोग्य उपनिषद है वो किसका भाग है? श्याम वेद का। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? छांदोग्य उपनिषद। आगे देखते हैं, निम्नलिखित नदियों में से किसका ऋग्वेद में केवल एक बार उल्लेख हुआ है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट गंगा का। ये आप ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या है तो कितनी आप बताएं? तो ऋग्वेद में मंडलों की संख्या है 10। आगे चलते हैं, वेदों को 4 भागों में किसने विभाजित किया? तो ये किया था वेद व्यास ने। औषधि वनस्पतियों के विषय में सूचना किस वेद में है? तो देखिए ये है अथर्ववेद में। ऑप्शन नंबर फोर्थ। आगे चलते हैं, पुरुष सूक्त ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? ये क्वेश्चन काफी बार आ गया है। तो यह 10वें मंडल में। ऋग्वेद की प्रथम ऋचा किस देवता के प्रति है? तो किस देवता के प्रति आप बताएं? तो ये है वरुण के प्रति। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो देखिए इसका सही आंसर होगा श्रेष्ठ भी है, अभिजात्य भी है और उत्कृष्ट भी है, उपरोक्त सभी। सैंधव जो संस्कृति है के विनाश के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है वैदिक सभ्यता के नाम से। वैदिक सभ्यता मुख्यतः किस प्रकार की थी? तो देखिए ये थी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा ग्रामीण सभ्यता। वेद शब्द का सामान्य अर्थ क्या होता है? तो आप बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, वेद शब्द का जो सामान्य अर्थ होता है वो होता है ज्ञान। वेदों की भाषा जिसे देववाणी भी कहा जाता है वह है, तो ये है संस्कृत। आगे देखते हैं, आर्यों के भ्रमणशील होने के कारण इन्होंने कोई भौतिक अवशेष नहीं छोड़े। आर्य सभ्यता की जानकारी के मुख्य स्रोत है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा वेद। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सबसे प्राचीन वेद व आर्य संस्कृति का मुख्य स्रोत है। तो क्या है आप बताएं? तो जो सबसे प्राचीन वेद है और आर्य संस्कृति का जो मुख्य स्रोत है वो है ऋग्वेद। आगे देखते हैं, आर्यों का मूल निवास स्थान कौन सा है? वह विवादग्रस्त प्रश्न है। आर्यों का मूल निवास स्थान भारत मानने वाले विद्वान हैं। तो कौन है आप बताएं? पंडित गंगानाथ झा, DS त्रिवेदी, LD कल्ल या फिर उपरोक्त सभी। तो इन सभी ने माना है कि जो आर्यों का मूल निवास स्थान है वो है भारत। उपरोक्त सभी यहाँ पर करेक्ट होगा। ऋग्वैदिक काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो आप बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा सिंधु। ऑप्शन नंबर थर्ड। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आर्यों के कबीलाई समाज की बुनियादी इकाई थी। तो क्या थी आप बताएं? ये थी पितृसत्तात्मक परिवार। ऑप्शन नंबर सेकंड। तो फ्रेंड्स ये था हमारा वीडियो आपको कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है हेल्पफुल लगा है
तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें। इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।